एचआर के मेन रोल क्या है? देखिए, एचआर के मेन रोल जो इस वक्त हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी जो फॉलो कर रही है वो सिर्फ हायरिंग अटेंडेंस, जैसे मैंने पहले कहा, पेरोल को कर रही है। बट फॉर मी, अगर मैं अपना इंसाइट शेयर करूं तो एचआर शुड बी योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एचआर को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना चाहिए, बिकॉज एचआर की थ्योरी में एमबीओ भी है, विच इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का भी जो है वो सब्जेक्ट ऐड है, ट्रेनिंग भी है, लर्निंग भी है। बट यहाँ पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, विच इज़ द कोर वैल्यू ऑफ एचआर। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयर रिलेशंस की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, ये भी एक एचआर का रोल है। सवाल था, और ये बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल होता है कि सीईओज़ की तरफ से ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉयज़ को फायर करना है। अब सीईओ जो है वो खुद सामने नहीं आता, तो आप जो है वो खुद कैसे उस चीज़ को फेस करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से बुरा इमेज तो एचआर का बनता है, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग होती है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगी कज़न, कि जो फायरिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसकी प्रॉपर जो है ना वो एसओपीज़ डिफाइन है, क्योंकि आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली एचआर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसका काम ही ये है कि वो किन किन प्रोसीजर से होता हुआ वो एक एम्प्लॉय को फायर कर रहा है। तो डेफिनेटली उसकी पूरी एक हमारे पास रीजंस होते हैं, बैकग्राउंड रीजंस होते हैं, हमारे पास पूरी चेकलिस्ट होती है, हमारे पास पूरे शॉ कॉज वगैरह सब कुछ होता है, ताकि फिर उसके बाद हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और एचआर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखती हैं, मेरे साथ मौजूद है फरवा रिजवी। उनसे बात करेंगे कॉर्पोरेट की। अच्छा फरवा, थोड़ा सा मुझे पहले बताएं कि जब आपने पहली जॉब की, ख़ासकर हम देखते हैं ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है जॉब करना, तो जब आपने पहली जॉब की तो आपके घर की तरफ से क्या रिएक्शन था? थोड़ा सा मुझे बताएंगे। जी बिल्कुल, बेहतरीन सवाल है आपका। जब फर्स्ट टाइम मैंने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा था तो डेफिनेटली एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है तमाम चीज़ों को मैनेज करना। ख़ास तौर पे फैमिली की तरफ से एक प्रेशर होता है कि मतलब कि आप पढ़ लिया है, आप घर पे रहो, शादी हो जाए, ये हो जाए, फिर आप बच्चे देखो, सारी चीज़ें। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, लाइक माई फादर, ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव, कि उन्होंने कहा नहीं, आपको एजुकेशन हासिल करवाइए नाउ, अब आप अपनी जो भी आपकी रिस्पेक्टेड फील्ड है आप वहाँ जाओ, आप अपने आप को शो करो एंड वर्क लाइक दैट। तो इतना ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं हुआ, काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया, क्योंकि फैमिली सपोर्ट मैं समझती हूँ कि इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। ऐसे कैसे मैनेज करती हैं? मतलब फैमिली भी है और आप मैरिड भी हो, तो ऑफिस को लेके डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप मैनेजेबल हो गए हैं, लाइक इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होना पड़ता है, बिकॉज आई हैव अ डॉटर, और साथ में फिर एक जॉब, एक वर्किंग लाइफ के साथ साथ फिर घर और फिर बच्चे और फिर उसके बाद एक इन लॉस, ये सारी चीज़ें भी मैनेज करना। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत मैनेजेबल होना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हाउस वाइफ टाइप। ये लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन इसमें वही बात है अगेन कि सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है फैमिली की तरफ से। अच्छा, आपका मेन जो रोल है वो एचआर पे है, जी। ठीक है, और एचआर खुद जो है वो मेंटल हेल्थ पे भी आप वर्क कर रही होती हैं, तो एचआर खुद भी जो है वो मेंटल हेल्थ का खुद भी शिकार होता है। अच्छा, मैं एक सवाल था, और ये बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल होता है कि सीईओज़ की तरफ से ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉयज़ को फायर करना है। अब सीईओ जो है वो खुद सामने नहीं आता, तो आप जो है वो खुद कैसे उस चीज़ को फेस करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से बुरा इमेज तो एचआर का बनता है, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग होती है? उस टाइम का थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं मुझे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगी कज़न, कि जो फायरिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसकी प्रॉपर जो है ना वो एसओपीज़ डिफाइन है, क्योंकि आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे डायरेक्टली फायर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली एचआर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसका काम ही ये है कि वो किन किन प्रोसीजर से होता हुआ वो एक एम्प्लॉय को फायर कर रहा है। तो डेफिनेटली उसकी पूरी एक हमारे पास रीजंस होते हैं, बैकग्राउंड रीजंस होते हैं, हमारे पास पूरी चेकलिस्ट होती है, हमारे पास पूरे शॉ कॉज वगैरह सब कुछ होता है, ताकि फिर उसके बाद हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं डेफिनेटली। और फिर एचआर तो है ही पिलर बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, तो डेफिनेटली ये हर्डल्स तो एचआर को फिर फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि एचआर को आजकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्हीं लाइक हायरिंग, फायरिंग, अटेंडेंस एंड द पेरोल, दैट्स इट, इसके लिए जो है वो मुझे लगता है कि फिक्स कर दिया है। लेकिन एचआर के रोल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो हो सकते हैं। एचआर के मेन रोल क्या है? देखिए, एचआर के मेन रोल जो इस वक्त हमारी कॉर्पोरेट
सोसाइटी जो फॉलो कर रही है वो सिर्फ हायरिंग अटेंडेंस, जैसे मैंने पहले कहा, पेरोल को कर रही है। बट फॉर मी, अगर मैं अपना इंसाइट शेयर करूं तो एचआर शुड बी योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एचआर को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना चाहिए, बिकॉज एचआर की थ्योरी में एमबीओ भी है, विच इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का भी जो है वो सब्जेक्ट ऐड है, ट्रेनिंग भी है, लर्निंग भी है। बट यहाँ पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, विच इज़ द कोर वैल्यू ऑफ एचआर। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयर रिलेशंस की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, ये भी एक एचआर का रोल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर लें, ये भी एचआर का रोल है। अगर आप लीडरशिप की बात कर लें तो ये भी एक एचआर का रोल है, जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर लैकिंग कर रही हैं। तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? लीडरशिप अथॉरिटी दें, एचआर को अथॉरिटी नहीं दी जाती है। तो ये तो सीईओस की तरफ से, मतलब लीडर्स की तरफ से इश्यूज है, देखिए अब ये है कि डायरेक्ट की तरफ से नहीं, ये डायरेक्ट आप ये ले लें कि जो कॉर्पोरेट हमारी जो सोसाइटी है, मैं यहाँ पर किसी को कोट तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं एक जनरली ये बात कहूंगी कि हमारी कॉर्पोरेट में एक सेंस बन गया है कि वी आर द बॉस। यहाँ पर एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट चला गया है। यहाँ पर रिस्पेक्ट को जो है ना वो अर्न नहीं किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। देयर इज नो रूम टू लिसन द एम्प्लॉय। अब वो एम्प्लॉय जो है उसका ट्रस्ट एचआर पे से भी जा रहा है, बिकॉज देयर इज नो रूम टू लिसन दैम। तो अगर वो एक रूम प्रोवाइड किया जाए, एचआर को अथॉरिटी दी जाए टू लिसन दैम, क्योंकि ये एक एचआर का रोल है, ठीक है। अब उनको अथॉरिटी दी जाए कि वो उस हिसाब से एज पर द पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज हमारे पास बहुत वेल डिफाइंड है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है ना वो राइट नहीं है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं डेली बिना पे, जाहिर सी बात है एज एचआर का रोल अदा करनी है, तो बहुत सारे आपके पास जो है वो बहाने भी आ रहे होते हैं एम्प्लॉइज की तरफ से, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, कुछ रियल भी होते होंगे। तो मेंटली आपको कुछ को कैसे देखती? देखिए अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज बढ़ जाते हैं ना, तो फिर फोकस हमें ये करना चाहिए कि इश्यूज क्यों आ रहे हैं, एम्प्लॉय क्यों हेजिटेट हो रहा है बेसिकली आपके ऑफिस में आने के लिए, क्या लैकिंग आप वहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमारा फोकस जाना चाहिए वर्क कल्चर पे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्टली अगर आप डिज़ाइंस देखेंगे या मोस्टली स्विचिंग देखेंगे ना, तो इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द लो पैकेज, इट्स बिकॉज ऑफ द वर्क कल्चर। एम्प्लॉय बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है, जॉब की तरफ से उसकी होप बिल्कुल ख़त्म हो रही है, वो बहाने बना रहा है, वो लेट आ रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, फैमिली टाइम ज़ीरो हो रहा है, उसके खुद का लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि उसका वर्क कल्चर बैलेंस नहीं है। तो आप उसको कैसे मैनेज करवाती हैं? डेफिनेटली अगर यही मैंने आपको एक बात कही कि अगर इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी दी जाए, तो डेफिनेटली फिर जो बर्न आउट हो रहा है एम्प्लॉय, उसके लिए एक सेशन है, आप वो सेशन कंडक्ट करेंगे, आप उनके इश्यूज़ को सुनेंगे, उस पर फिर वर्क होगा। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड है, या अगर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, उसको थोड़ी सी कोई आप फिर इसी तरीके से कोई चिल चीज़ उसमें आप ऐड कर दें, कोई उसका टूर ऐड करता है, कोई आप उसके लिए कोई लीव अनाउंस करते हैं, कोई आप उसको बेनिफिट दिखाते हैं, कोई आप उसके मोराल को हाई करने के लिए मोटिवेशनल चीज़ ऐड करते हैं, ताकि जो उसके मोराल डाउन हो रहे हैं, जो उसको दूर कर रहे हैं, जो उसको थका रहे हैं, यानी अब एक लगन नहीं है, एक मजबूरी है बस जॉब पे जाना। अच्छा, अब तक का कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो एज एचआर सीईओस के साथ, बहुत सारी कंपनीज के साथ आपने जुड़ा हुआ है, तो कौन सी आपको लगता है कि क्या आपको मुश्किलात है, कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद था? देखिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल इस चीज़ पे रहती है कि अब कोई एक बहुत अच्छा, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे राइट ना उस वक्त क्या हो रहा है कि जो लो लेवल मिड लेवल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, इनके लिए काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ती है, इनकी ग्रोथ के लिए, इनके फेयर बेस आप कह लें अप्रेजल्स के लिए काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ती है। अच्छा, जो सीनियर लेवल है उनकी तो चलो ग्रोथ और ग्रोथ पेस अप्रेजल्स ये सारे मॉनिटर हो रहे हैं, मगर जो ये वाले एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ती है। वही बात है कि वी आर काइंड ऑफ ऑर्डर फॉलोवर, कि हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो ये है, अब अगर कोई एक एम्प्लॉय है, मेरे पास काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि हमने एम्प्लॉय हायर किया है, ठीक है, उसकी जेडी एक है, लेकिन हमने उसको बर्डनाइज कर दिया है, वो एक टास्क के साथ साथ मुख्तलिफ टास्क जो है वो देख रहा है और थक रहा है, वहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी भी ख़त्म है, क्योंकि ही इज़ जस्ट अ ऑर्डर फॉलोवर। तो ये बहुत हर्डल है, ये बहुत चीज़ें जिसकी फ़ाइट करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा कि पहले तो आके आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी मैं मास्टर्स इन एचआर हूँ एंड साइकोलॉजी, एडीपी इन साइकोलॉजी। तो कभी आपने ये चीज़ देखी कि इस वक्त इंडस्ट्री में
जो जैसा भी आप मास्टर आपने एचआर में किया हुआ है और आपको लगता है कि इस वक्त इंडस्ट्री में इंटर पास भी जी जो है वो एचआर बैठा हुआ है, क्या आपको ये फर्क नहीं लगता कि एज पर एचआर वैल्यू मार्केट में कुछ डाउन हो गई है? बहुत सिर्फ ज़्यादा उनकी के जो इंटर पास भी आ गए और एचआर के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा है या नहीं है? ऐसा बिल्कुल है कि एचआर के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एचआर के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मैं यही बात यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ये जो इंटर पास एचआर आपने हायर करे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, तो ये आपने खुद अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को डिवैल्यू किया हुआ है। बिकॉज एक पिलर ही जब आप इतना वीक हायर करेंगे, जिससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका कोई इंसाइट नहीं है, जिससे कोई नॉलेज नहीं है, तो वो ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपहोल्ड कर सकता है, ना तो वो कोई ऐसे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके एम्प्लॉयज़ ने फ्रस्ट्रेटेड ही होना है, आपके एम्प्लॉयज़ ने जाना ही है, आपका टर्नओवर रेट हाई होना ही है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट पर्सन हु कैन रिजॉल्व द इश्यूज, who can who knows the ground realities, who can fight with them. क्योंकि HR, if the HR is educated, if HR knows the value, if HR has a strong grip on law, so that a person वो मनवा सकता है. He know or she knows the value, she knows the laws, she knows how to manipulate with the SOPs and how to treat with the employee and how to make the employee culture best, good and employee friendly. अच्छा, क्या आपको लगता है कि एचआर और एम्प्लॉय के बीच में इस वक्त गैप होता है? देखिए, गैप इट्स इम्पॉर्टेंट, वो हर अगर आप बात कर लें पोजीशंस की, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट अब वो गैप को ना हमारी राइट नाउ सोसाइटी में क्या मान लिया है कि एचआर मोस्टली जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर में काम कर रहे हैं। भाई हम तो एचआर हैं, रीच नहीं है। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एचआर इज़। एचआर इज़ ह्यूमन रिसोर्स। आपको एम्प्लॉय से इतना जोन रखना है अपना कि वो आपसे इजीली अपने इश्यूज जो है वो डिस्कस कर सके, इजीली आपसे अपने इश्यूज डिस्कस कर सके। इतना स्पेस एचआर में और एम्प्लॉय में होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप मेंटल हेल्थ पे भी वर्क कर रही हैं और आप को फाउंडर भी हैं किसी एक आपकी सर, ओके, तो मुझे थोड़ा सा बताएं अपने इसके हवाले से। मेंटल हेल्थ के वाले से। अच्छा देखिए, मेंटल हेल्थ तो ये है कि क्योंकि आई एम एडीपी इन साइकोलॉजी, तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी मेरे पास ऑफलाइन क्लाइंट्स वगैरह आते हैं और मोस्टली जो है वो कॉर्पोरेट सोसाइटी से आते हैं। अच्छा, उनका भी यही होता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि मजबूर हैं ऑब्वियसली, घर कुछ लेके जाना है, बट दे आर नाउ सीकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले कि हम बस इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो इस वक्त वो लोग जो है ना वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं। ठीक है, अपना काम वक्त पे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो टॉट 6 पे अगर उनकी जब छुट्टी हो रही है, अगर वो पीसी बंद करते हैं, तो जो एक वर्क कल्चर बन गया है वो दूसरे लोग उन पे फिर हंस रहे होते हैं कि तो डॉट 6 पे पीसी बंद करके मतलब चला जाता है। तो मतलब एक माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि लॉन्ग सीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो आप बहुत लॉयल एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं और आप इतना लंबा टाइम दे रहे हैं, जबकि आप प्रोडक्टिव हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी को कंसिडर नहीं किया जा रहा, आपकी सिटिंग को कंसिडर किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, वो गुस्सा घर तक जा रहा है, वो गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी जो है वो उस पर इफेक्ट हो रही है, आपका रिलेशनशिप उस पर जो है ना वो सफ़र कर रहा है, आपकी फैमिली सफ़र कर रही है। तो इस हवाले से बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो आते हैं, तो उनको ये है कि गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, उनको मतलब बताती हूँ कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपना मेंटल पीस रखना है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी एक काम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, अब आपसे नहीं हो रहा, तो यू शुड टेक अ ब्रेक। ठीक है, अपने आप को भी आपने ब्रेक देना चाहिए। आपका मी टाइम, मैं कहती हूँ कि वो लाजमी होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आपका मी टाइम नहीं है ना, तो मतलब फिर आप किस तरीके से दूसरों को प्रोसेस करेंगे जब आप अपने ही आपको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो वो मी टाइम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चूँकि आप मेंटल हेल्थ पे ही वर्क करते हो, तो मैं समझता है घर पे एक मैरिड पर्सन जो कि जॉब भी कर रहा है, एक घर भी देख रहा है, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, तो उसको लगते हुए आपको क्या लगता है कि वो किस तरह रिस्क को जो है ना देखता है? रिस्क को किस तरह देख रहा है? देखिए, इस टाइम अगर आप बात करें ऐसे लोगों की जो कि अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ज़्यादातर में मेल, अगर मैं फीमेल की भी आप इसमें बात की, तो इसमें जाहिर सी बात है बाहर का माहौल ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है।
घर पे आके फिर चीज़ें उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही होती, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लग रही होती है, कभी कभी बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्डनाइज कर रहे होते हैं, बहुत बुरे लग रहे होते हैं, जो एक बिल्कुल ओपन फिगर है इस वक्त, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते देखिए हो? उसके लिए ना बहुत सारी ऐसी हमारे पास थेरेपीज होती है, ठीक है। मैंने भी बताया ना कि मी टाइम आपका बहुत ज़रूरी है। आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि एक क्लाइंट मेरे पास वो कहते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे और फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को और बिजी करना है। यानी मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होता हूँ ना, मैं घर जाता हूँ तो वो एक फड्डे वड्डे शुरू हो जाते हैं, तो मुझे उससे भी अपने आप को डिटैच करना है, मुझे बहुत अपने आप को बिजी करना है। तो मुझे कोई और आप नाइट की कोई जॉब बता दें कि मैं अपने आप को और बिजी कर लूँ। तो उनको भी मैंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की, देखिए अपने आप को आप ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इतना एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। हाँ ठीक है, अगर कोई चीज़ कोई सिचुएशन आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है आप डिटैच करें, लेकिन एग्जॉस्ट ना करें। उसके लिए बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग सेशंस मौजूद हैं जो आप लें, मेंटल थेरेपीज़ मौजूद हैं आपके मेंटल पीस के लिए, आप वो करें। आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं माशाल्लाह। अगर आप कहीं जा नहीं सक रहे, आपके पास इतना टाइम आप नहीं निकाल पा रहे अपने लिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट जाएं, किसी काउंसलर से मिलें, किसी मेंटल हेल्थ कोच से मिलें, तो कोई बात नहीं, आपके पास यूट्यूब है, यू हैव दैट सोशल मीडिया, द स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, आप उसमें निकालें। आप अपने मेंटल पीस के लिए ना आप अपने आप को टाइम दें। अच्छा, हमें लगता नहीं है कि हम अक्सर जैसे किसी अपने दोस्त से या किसी भी करीबी से हम डिस्कस करते हैं कि यार हमें ये इश्यूज है, तो एक तो एनजाइटी को ले लेते हैं कि यार ये शायद पागल है, तो इसका कितना फर्क पड़ रहा ये है? ना करें, यही नहीं करना है। तो यही तो अभी आजकल के जो लोग हैं वो ये इसी चीज़ का तो शिकार हैं कि वो किसी डिस्कस करते हैं अपनी मुश्किल और वो सामने वाला उसको पागल समझ जाता है, लेकिन वो खुद एनजाइटी का शिकार है। उस एनजाइटी से बचने के लिए क्या 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 अमल करना चाहिए? उस एंजाइटी से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने उस एंजाइटी में पड़ना नहीं है। देखिए मैं परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, ठीक है ना। आपके पास मेरी परेशानी का हल है ना, मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। मेरे पास मेरी परेशानी का ज़रूर हल है, लेकिन वो जब तक है जब तक वो मेरी परेशानी है। मैं बैठ के आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगी, दैट इज़ नॉट माइन नाउ। मैंने एक टॉपिक दे बना दिया अपनी परेशानी को, तो ऐसा नहीं करना है उससे। और क्या ऐसा नहीं है, मैं तो दिल हल्का कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं अपनी परेशानी समझ के दिल हल्का नहीं होगा, उसमें एनजाइटी में मजीद मजीद हो रहा है। अब आपको वो कोई दूसरा तीसरा ऐसा मशवरा दे देंगे कि आप वो सोचते रहेंगे, वो घर तक सोचेंगे, हाँ ये भी तो हो सकता था, ये बात तो बिल्कुल सही कर दी उसने, यही तो हो रहा है मेरे साथ। तो मैं खुद को कैसे निकालूंगा? आप खुद को निकालें उस सिचुएशन से। अगर आप बहुत ज़्यादा फंस गए ऐसी सिचुएशन में, तो आप किसी बहुत अच्छे मेंटल हेल्थ कोच से रब्ता करें। वो आपको ऐसी थेरेपीज बताएंगे, वो आपको आपसे कनेक्ट करेंगे। बेसिकली आपका आपसे कनेक्शन खत्म हो गया है, आप खुद से अपना कनेक्शन बनाएं। आप खुद को आप रोज़ाना ना सुबह उठ के 3 काम करें, एक रात को सोने से पहले और एक सुबह उठ के। रात को सोने से पहले आप बोलें कि कोई बात नहीं, अगर मैं आज मेरा इतना ओवरलोडेड दिन था, अगर मैं इतना बड़ा नाइस था और आज मुझसे अगर ये टास्क नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे इसको कवर करूँगा। मेरा नेक्स्ट डे आज से बहुत अच्छा और शाइनी होगा, कोई मसला नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आप खुद को ज़रा जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ जो आपने शुरू किया, आपकी लाइफ पे कोई अफेक्ट पड़ा होगा तभी आप इस चीज़ पर आई होंगी। मैंने ज़्यादातर लोगों के साथ डिस्कशन हुई है, तो कुछ ना कुछ वाकया होता है तो ही वो इस तरफ आते हैं और तो ही लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करते हैं, मेंटल हेल्थ समझा रहे होते हैं, सब करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी पे ऐसा क्या पड़ा जो आप जो है वो खुद मेंटल हेल्थ? बिल्कुल ऐसे ही है। 2017 में आई लॉस्ट माई डैड, और he was the only person, he was the only breadwinner you can say for my family, and I have only a sister, like no brother, no that the big support जिसको आप कह सकते हैं कि ज़रूरी होती है। That was a time कि वो एक ट्रॉमा था। अब उस ट्रॉमा में या तो हम रह जाते या तो हम दुनिया की बातें सुनते, और उसमें ही फिर हम अपने आप को परेशान करते, और दैन आज हम कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर हमने वर्क किया, मैंने बैठ के सोचा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, और ज़िंदगी हमेशा हमें 2 रास्ते देती है। एक रास्ता ये होता है कि आप खुद को सोचों में और सोचों का शिकार करके, नेगेटिविटी का शिकार करके बस आप वहीं पे खड़े रह जाओ, तो अगले 10 साल बाद भी आप वहीं पर होगे। दूसरा रास्ता ये होता है कि आप कुछ अपने गोल्स को लिखो, फिर उन गोल्स पे चलो। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने खुद को खुद ही, क्योंकि देखिए दुनिया आपको नहीं एनर्जी प्रोवाइड करती, दुनिया आपको नहीं आके बोलती कि आओ चलो खड़े हो चलो मेरे साथ, नहीं, खुद आपको खड़ा होना पड़ता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। मैं हर सुबह अपने आप को मोटिवेट करती थी उठ के
कि नहीं कोई बात नहीं, आज का दिन बुरा है, कल का दिन मैं अच्छा बनाऊंगी, मैं खुद बनाऊंगी। मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती थी। तो हमेशा अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। सबसे पहली क्लैपिंग आपकी साइड से आपकी होनी चाहिए। एक डायलॉग है, एक मूवी का है, बहुत मशहूर है, सबने देखी है, मगर वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो पूरी एक एजुकेशन है। वो कहते हैं ऑल इज वेल। क्यों ऑल इज वेल? वो दिल को बेवकूफ बनाता है। कोई बात नहीं, वॉट एवर द सिचुएशन इज, ऑल इज वेल, ये होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सिचुएशन है, अगर आप इतने पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आप हर चीज को बेहतर कर देंगे। पाकिस्तान की आवाम को, खासकर उन एम्प्लॉयज़ को जो इस वक्त इन मुश्किलात का सामना, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, ठीक है, जॉब ज़रूरी है, जॉब करना है, लेकिन आपने अपना मी टाइम भी रखना है। खुद को ओवर बर्डनाइज ना करें। खुद को पॉजिटिव रैंकिंग देने के लिए आप वो काम के लोड ना लें जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इन दी एंड आपको आपकी परफॉर्मेंस पे जज किया जाएगा। इन दी एंड आपको आपकी उसी टास्क पे जज किया जाएगा जो आपको दिया गया है। तो खुद को ओवर बर्डनाइज करके एग्जॉस्ट ना करें। खुद को लॉयल दिखाने के लिए खुद को प्रेशराइज ना करें। अपनी फैमिली का लाइफ जो है, टाइम, अपनी फैमिली का टाइम बैलेंस करें, अपना वर्क लाइफ बैलेंस करें और ख़ुद की लाइफ को भी बैलेंस करें। तो इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्ट और मेंटल जो कंडीशन आप जो है वो महसूस कर रहे हैं, इससे आप ओवरकम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरवा अपना कीमती वक्त देखने का। मेरी गुजारिश है, जो लोग भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते रहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।